हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू बी बेटर एकेडमी। आज मैं आपके लिए जेईई एडवांस 2007 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है। बहुत ही रेयर केस है कि जेईई एडवांस में वेक्टर्स का सवाल आ रहा है। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज पी टी इज इक्वल टू ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। तो ये एक वेक्टर दिया है, मोमेंटम वेक्टर दिया है अपने को मोमेंटम का। ठीक है। तो वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट, ये जो ए और के दिख रहा है ये कांस्टेंट्स है, और यहाँ पर टी जो है टाइम को डिनोट कर रहा है। तो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम इज, फोर्स एंड मोमेंटम के बीच में का एंगल यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स एंड मोमेंटम के बीच में का एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल कैलकुलेट करना है और उनका रिजल्टेंट नहीं गिवन है, दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल अगर कैलकुलेट करना है और उनका रिजल्टेंट अगर हम लोगों को नहीं गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड भी अगर हमारे पास निकालने का कोई तरीका नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का। तो इस सवाल में डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि फोर्स एंड मोमेंटम के बीच में का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद अभी फोर्स एंड मोमेंटम के बीच में का एंगल अगर निकालना है तो मोमेंटम का वेक्टर तो यहाँ पर मुझे पता है, पर फोर्स का वेक्टर पता है क्या? फोर्स का वेक्टर पता नहीं है। और फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इस तरीके से लिखेंगे, dp बाई dt। यानी ये जो p बार वेक्टर गिवन है अपने को, मोमेंटम वेक्टर गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f वेक्टर आ जाएगा। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग दोनों के बीच में का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ये जो मोमेंटम वेक्टर मुझे गिवन है ये मैं जैसे के वैसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। तो ये जो मोमेंटम वेक्टर है इसको इस तरीके से लिखता हूँ, पी बार इज इक्वल टू, वहां पर पीटी गिवन था, पीटी का मतलब क्या है? मोमेंटम इन फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है अपने को, तो वो सिर्फ अपने को इंफॉर्मेशन देने के लिए गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पर ए ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू कॉस के टी, ए इंटू कॉस के टी आई कैप, आई कैप भी दिया है। ठीक है। उसके बाद ए इंटू साइन के टी और जे कैप लिखेंगे। ठीक है। माइनस ए इंटू साइन के टी जे कैप। इस तरीके से मोमेंटम वेक्टर गिवन है। अब इस मोमेंटम वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dp बार बाय dt अगर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास फोर्स का वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोर्स का वेक्टर। ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो ए बार ए कॉस के टी आई कैप है, इसका डिफरेंशिएशन, तो ए तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर निकल जाएगा। इसको क्या हो रहा है? ए तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन के टी। और हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, पर अंदर है के टी, सिर्फ टी नहीं है, के टी है। तो के टी को भी डिफरेंशिएट करेंगे। के टी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब ये माइनस ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, साइन के टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस के टी, है ना। यहाँ पर आई कैप भी लगा देते हैं, इसके साथ आई कैप था, कॉस के टी आ गया। और के टी का अगर डिफरेंशिएशन किया तो जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही सेम टू सेम के इंटू 1 हो जाएगा, और इस पूरे के साथ जे कैप अटैच्ड है। ठीक है। इस पूरे के साथ जे कैप है। ठीक है। तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा? एफ बार आ जाएगा, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस ए, यहाँ पर के भी है। ठीक है। के भी लिख देते हैं पहले ही, माइनस ए इंटू के, ये के कांस्टेंट है तो पहले लिख दिया, और साइन के टी। उसके बाद यहाँ पर
के कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो माइनस ए, और के कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, अंदर है यहाँ पे साइन के टी। यहाँ पर आई कैप भी था तो आई कैप लगा देते हैं और जे कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं। तो उसके बाद एफ बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो एफ बार तो ये है और पी बार ये है। एफ बार और पी बार दोनों वेक्टर मिल गए हैं, इन दोनों को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एफ डॉट पी अगर करेंगे तो वो होता है एफ बार का मैग्नीट्यूड इंटू पी बार का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से हमें एंगल निकालना है ना, यानी कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी। ठीक है, उसके बाद एफ डॉट पी, देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इससे इसका डॉट प्रोडक्ट, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, आई कैप से आई कैप का, आई कैप से आई कैप वाले का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और के आ जाएगा, और साइन इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, तो साइन के टी कॉस के टी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इनका और इनका, तो a इंटू ए, यहाँ पर माइनस है दोनों में, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो और यहाँ पर भी माइनस था तो एक माइनस लगा देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद a इंटू ए स्क्वायर, और क्या है k भी है यहाँ पर, और कॉस के टी साइन के टी, कॉस के टी इंटू साइन के टी, वही लिख सकते हैं साइन के टी कॉस के टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये f का मैग्नीट्यूड और p का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर ध्यान देना, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ये देखो माइनस ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी और प्लस ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी, दोनों तो एक ही है, और माइनस प्लस यानी कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। तो कैंसिल करने के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अलग कलर क्यों नहीं आ रहा भाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा सर, जीरो। अब ये ऊपर का क्वांटिटी जीरो है और नीचे कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी है, यानी जीरो को किसी भी चीज से अगर डिवाइड करो तुम लोग, किसी भी चीज से, है ना, जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करो, समझ लो डब्बे से डिवाइड किया, जीरो को डब्बे से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, यानी कॉस थीटा आया जीरो। अब कॉस थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या रखूं ताकि कॉस उसका जीरो आ जाए, हम सभी को पता है कॉस 90 जीरो होता है ना, कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है, बराबर। तो थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, कॉस 90 का जीरो होता है ना, तो थीटा आ जाएगा जीरो। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें का करेक्ट हुआ, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया ये समझ में आया होगा। ठीक है, यस, तो मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वीडियो स्पेशली मैंने इसी क्वेश्चन के लिए बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच ये सेशन अटेंड करने के लिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।